नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। आपका स्वागत है इस कक्षा में। हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में विकास के बारे में। विकास का अर्थ क्या है और विकास की प्रकृति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके सिद्धांत क्या है। आज हम विकास को प्रभावित करने वाले तत्व पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, यानी बालक का जो विकास है। यानी ये क्लियर हो गया कि वृद्धि जो है उसके बजाय विकास एक व्यापक अवधारणा है और हम ये चाहते हैं कि बालक का विकास होना चाहिए। विकास में अभिवृद्धि सम्मिलित है, उसकी जो बाह्य या शारीरिक अभिवृद्धि के साथ साथ उसकी जो गुणात्मक, भावनात्मक, विचारात्मक जो विकास है वो होना चाहिए। तो विकास का अर्थ हमने पढ़ लिया था। फटाफट हम सिर्फ 2-4 मिनट हम जो है रिवीजन करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो विकास का अर्थ है प्रगति, परिपक्वता, परिवर्तन, ठीक है। अंतर संबंध है, अंतर निर्भरता है, संरचनात्मकता या गुणात्मक परिवर्तन। विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, नवीन विशेषताएं विकास है, ठीक है। आप हेडलाइन पर नज़र डाल लीजिए, जो हाईलाइट कर रखा है ना वो तो विकास में अपनी क्षमताओं का विस्तार होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलता रहता है जीवन भर। विकास में कभी भी आकस्मिक परिवर्तन नहीं होते, अचानक कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और पर्सनल होती है अपने अपने तरीके से। 5 भाई हो, 10 भाई हो, 2 भाई बहन हो, परंतु सबका भिन्न गति से विकास होगा। गति कम या ज़्यादा हो सकती है, मगर क्रम जो है वो भिन्न नहीं होगा, ध्यान रखना। विकास एक सुव्यवस्थित क्रम से होता है। कुछ क्रम दिए हैं वैज्ञानिकों ने, जैसे सिर से पाँव की ओर, भीतर से बाहर की ओर। गामक विकास भी एक क्रम से होगा, बैठना, चलना, वो सब। विकास एक अंतःक्रिया का परिणाम है। और अंतःक्रिया किसके बीच? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच। विकास के विभिन्न पक्ष आपस में अंतर संबंधित है, जैसे सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास आपस में जुड़े हुए हैं। अगली बात, विकास एकीकृत रूप में होता है। एकीकृत का मतलब यह है कि पहले वह सभी भागों को काम में लेता है, पूरे पंजे को, फिर अंगुलियों को, यानी सामान्य से विशेष की ओर। पहले एक सामान्य विकास होगा, यानी सभी बालक धीरे धीरे बैठते हैं, फिर चलते हैं। फिर कोई बालक इतना होशियार होता है कि दौड़ में टॉप कर जाता है, प्रैक्टिस की है ना उसने, उस क्षेत्र में वो विशेष हो गया। सामान्य बालक सभी चल लेते हैं, सामान्य बालक सभी दौड़ लेते हैं, मगर जो सबसे तेज धावक है वो विशेष है, तो उसने विशेष विकास किया। विकास संचयी होता है, कलेक्टिव, पुराने अनुभव जुड़ते जाते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, हम अनुमान लगा सकते हैं। बालक और बालिका में विकास की दर भिन्न होती है, यानी विकास में लैंगिक भिन्नता पाई जाती है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास की आरंभिक बुनियाद बहुत महत्वपूर्ण है, शुरुआती जो लेवल है वो, और शुरुआत के 3 वर्ष विकास, 3 अक्षर, 3 वर्ष इंपॉर्टेंट है। विकास में परिपक्वता एवं अधिगम की भूमिका होती है। मैच्योरिटी से भी विकास होता है और अधिगम से भी, यानी सीखने से भी। विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है, कभी भी बालक रास्ता भटक सकता है, तो उस पर थोड़ा सा निगरानी ज़रूरी है, गाइडलाइन ज़रूरी है। सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी संस्कृति भी विकास को प्रभावित करती है। अब है मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है, ये हम पढ़ेंगे। क्लियर? चलो तो शुरू करते हैं। थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपकी जो है वो देखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। और दोस्तों, कक्षा 11 की मनोविज्ञान जो है वो जल्दी पूरे होने वाली है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मनोविज्ञान। आप मेरे वीडियो को अगर केवल सुन भी लें तो भी आपकी रिवीजन हो जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि रीट में आपको बहुत बड़ा फ़ायदा जो है इससे मिलेगा। आपको मनोविज्ञान पहले से सॉलिड होगी या है, इसको देखोगे तो और आपकी परिष्कृत होगी। जैसे ही ये मनोविज्ञान पूरी हो जाएगी आगामी 10 दिन में, कक्षा 12 की भी, उसके बाद मेरे जो खुद के क्लास नोट्स है जो कि यस गुरु ऐप पर है, वो आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से उनका रिवीजन मैं शुरू कराऊंगा, वो हम जल्द ही कर लेंगे। तो इस तरह से कक्षा 11, 12 और मेरे जो नोट्स है वो आप ये मान के चलो कि
पीडी पाठक की बुक है, कुछ जो फेमस गाइड है, उन सभी का निचोड़ है एक तरह से, यानी वो सार है एक तरह से, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाए हैं। तो वो हम शुरू करेंगे इनके बाद। तो मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है, इनके बारे में पढ़ें। ओके, रेडी? चलो ठीक है। तो आपको रिवीजन के रूप में आप सुन लेंगे, और ये जो हाईलाइट वाली चीज़ें हैं ये वीडियो में पॉज कर करके इनको रिवीजन कर लेंगे। मैंने पीडीएफ भेज रखी है, मगर ये हाईलाइट वाली पीडीएफ भेजने का अभी तक मेरी टेक्निक समझ में आई नहीं है। जैसे ही आएगी वो भी कोशिश कर लेंगे। किसी भी बालक या बालिका या मानव का विकास किसी एक तत्व या उपकरण पर निर्भर नहीं करता। कोई भी काम हो एक चीज़ से तो होता ही नहीं है। सफलता मिलती है, उसके भी पीछे बहुत कारण होते हैं, असफलता के भी कई कारण होते हैं। उसके विकास में बहुत से तत्व मिलकर काम करते हैं। बालक के विकास और उसकी गति पर भोजन का पड़ेगा ना, भोजन कैसा कर रहा है, स्वास्थ्यजनक परिस्थितियों का, वातावरण का, ठीक है, और उसके अलावा सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश तो अपने जीवन का द्योतक है। शुद्ध वायु, बिल्कुल फर्क पड़ेगा शुद्ध अशुद्ध। ऋतु, सर्दी गर्मी वर्षा, गर्मियों में हम थोड़े आलसी हो जाते हैं, सर्दियों में थोड़ी फुर्ती ज़्यादा रहती है, इनका प्रभाव पड़ता है। तो उसकी मनोवृत्तियाँ, यानी उसकी जो मूल वृत्ति है, चिड़चिड़ा है, खुशमिजाज है, किस टाइप का है, बिंदास है, तो उसके पीछे वंशानुक्रम का भी और उसके सामाजिक संबंध, यानी उसके मित्र मंडली कैसी है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। मानव विकास को प्रभावित करने वाले ये तत्व एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ध्यान रखना, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, परंतु इन तत्वों के सापेक्षिक प्रभाव के संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कई हम देखते हैं कि बहुत गरीब परिवार में है, भोजन उन्हें बहुत ज़्यादा पौष्टिक नहीं मिलता, फिर भी वो इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बड़ा काम कर जाते हैं। इसी तरह से कई बार बहुत बड़े परिवार के बालक भी कुछ नहीं कर पाते। तो इस तरह से कोई पक्का नियम कुछ भी नहीं है, मगर ऐसे तत्व है जो निश्चित रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। अब उन तत्वों में एक तो वातावरण और एक वंशानुक्रम, ठीक है, दोनों चीज़ें जो है वो बहुत प्रभाव डालती है। अब पहली बात करते हैं वंशानुक्रम की, उसके बाद में बात आएगी वातावरण की, ठीक है। तो पहले यहाँ संक्षिप्त में वंशानुक्रम को बताया गया है, फिर और डिटेल से भी बताया गया है। तो आप मन लगा के इस वीडियो को सुने और इसका आनंद लें। तो वंशानुक्रम की बात करें, यानी हमें अपने पूर्वजों से क्या मिला है, अपनी बॉडी, अपना नाक नक्शा, अपने विचार, आदतें, बातचीत का तरीका। आप देखते हैं ना, किसी बालक को पहचान के ही पता लग जाता है कि ये उनका लड़का है, उनका भाई है, उनकी बहन है। कई बार तो दादाजी तक से हूबहू, नानाजी तक से हूबहू, मामा से हूबहू, ऐसे कुछ गुण लक्षण मिलते हैं। तो वो क्या है? वंशानुक्रम है। हमें 7 पीढ़ियों तक के, ये बात पहले पूर्वज तो कहते ही थे, अब वैज्ञानिक भी मानते हैं इस बात को कि 7 पीढ़ियों तक के लक्षण हमें मिलते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर पीढ़ी में हर लक्षण प्रकट हो। कई बार पुरानी पीढ़ी के लक्षण 2 पीढ़ी में लुप्त रह गए, तीसरे में प्रकट हो जाएं, बाकी वो सोए पड़े कहाँ जग जाएं कोई पता नहीं। तो प्रत्येक मानव कुछ निश्चित क्षमताओं या गुणों के साथ पैदा होता है। ये जन्मजात क्षमताएं अथवा गुण उसे गर्भ के समय अपने माता पिता एवं पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त होते हैं। यानी हमें जो जीन्स होते हैं ना, उन जीन्स में, जीन्स आपको संरचना पता है, डीएनए आरएनए, वो इस तरह से वो धागे से होता है ना, इस तरह के, वो आगे अगले टॉपिक में आएगा वो। तो उन जीन्स से हमें जो है मिलता है गुण, क्वालिटी मिलती है। करीब 4400 प्रकार की विशेषताएं हम लेकर पैदा होते हैं। विश्वास नहीं होता ना, मगर कर लीजिए। इस जटिल जैविक प्रक्रिया के द्वारा माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाले गुण वंशानुक्रम कहलाते हैं। आप सोचिए ना, प्रकृति के बारे में सोचिए। एक बीज है नीम की निम्बोली, एक है आम की गुठली, एक उतना ही आंवला, एक उतना ही नींबू का बीज। उन्हीं को एक ही मिट्टी में 1-1 फीट का फासला रख के आप बोएंगे। जब उनके फल लगेगा, मिट्टी वही, पानी वही, हवा वही, मगर उनके फल में इमली वाला फल खट्टा होगा, आम वाला मीठा होगा, नीम वाला खारा होगा। उनमें, उस बीज में जो गुण मौजूद है उस पूरे पेड़ के,
वही तो ज़मीन से वही तत्व लेंगे और उन तत्वों से वो जो है अपने फल को बनाएंगे। तो इस प्रकार ये कुदरत की जो है वो लीला है। दूसरे शब्दों में हम वंशानुक्रम उसे कहते हैं जो व्यक्ति को उसकी प्रकृति द्वारा प्रदत्त योग्य योगदान, यानी प्रकृति से जो हमें मिला है, जो पीढ़ियों से, वो कई बार कहते हैं कि अरे तो जन्मजाति कलाकार है, किसी में कोई खासियत होती है। वो वंशानुक्रम से ही व्यक्ति को सभी शारीरिक विशेषताएं जैसे चेहरा, उसका रंग, उसकी आंखें, उसके हाथ पैर, उसकी लंबाई आदि बाह्य अंग जो है वो मिलते हैं। माता पिता की हाइट बहुत अच्छी है तो पूरी संभावना है कि बालक की हाइट भी अच्छी होगी। ऐसा नहीं होता तो जैसे मान लो चाइनीज़ है, नेपालीज है, जापानीज है, उनकी अलग, अमेरिकन की अलग, भारतीयों की अलग होता ही है। तो ये होने के साथ साथ उनकी शारीरिक आंतरिक क्रिया प्रणाली को भी नियंत्रित करने वाली ग्रंथियाँ, अब जब बाहर से ऐसा है तो अंदर वाले जो हार्मोन्स और वो भी तो उसी हिसाब से होगी। मानव को मानसिक विशेषताओं में विशेष रूप से मूल प्रवृत्ति जानते हैं ना, व्यक्ति की शुरू से ही, जन्म से ही कोई ना कोई उसकी खास रुचि, उसका स्वभाव, उसकी बुद्धि, अभिक्षमता जन्मजात होती है, यानी मेमोरी जो है ना, कैपेसिटी, वो इन जन्मजात शक्तियों का पूर्ण विकास उचित वातावरण में संभव हो सकता है। ये चीज़ ज़रूर है कि जन्मजात शक्ति तो मिल गई मगर वातावरण नहीं मिला तो वो शक्ति धीरे धीरे डाउन हो जाती है। इसलिए इन शक्तियों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वातावरण। ठीक है, तो इन्वायरमेंट, मानव का वातावरण वे भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं जिसमें वह जन्म लेता है और विकसित होता है। वातावरण का मानव की जन्मजात शक्तियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यानी हमें जन्म से जो योग्यताएं मिली है, जैसे पौधा है, पौधे में हम पानी नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, उसके बाड़ा करके उसकी आवारा पशुओं से रक्षा नहीं करेंगे, उसमें समय समय पे कई बार बीमारी हो जाए तो दवा भी डालनी पड़ती है, उसकी केयर करनी पड़ती है, उसको वातावरण देना पड़ता है, उसके धूप भी लगे, उसके हवा भी लगे, सर्दी से भी बचे, तब जाके वो पौधा जो है पेड़ बनता है। ऐसे ही बालक है, किंडरगार्टन। तो मानव वातावरण का मानव की जन्मजात शक्तियों को भूमिका होती है। उपयुक्त वातावरण के अभाव में जन्मजात शक्तियाँ अविकसित रह जाती है। जैसे वीडियो गेम में कई बार होता है ना, शक्ति मिलती है मारियो को, कई बार नहीं मिलती, चाहे वह शारीरिक शक्तियाँ हो या मानसिक। मानव के विकास की गति और उसके व्यवहार, इन सब का क्या है, उसका फर्क पड़ता है अभी। ठीक है ना, माना कि नहीं माना आप लोगों ने? नहीं माना तो मान लोगे। इधर चलते हैं पहले साइड में। ठीक है, अब यहाँ ये बताया गया है कि कौन कौन से वो कारण है जो वातावरणीय तत्व प्रभाव डालते हैं। तो पहले वातावरण वाले तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है वो वंशानुक्रम वाले तत्वों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब है 1 नंबर पे भोजन। देखो, कहा भी कहना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो भोजन अच्छा होगा, उसमें पौष्टिक तत्व होंगे तो शारीरिक और मानसिक विकास होगा। व्यक्ति के सामान्य विकास के लिए पुष्टिकर, यानी जिससे कि उसको संतुष्टि मिले, जिस्वर व खार और संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में व्यक्ति विकास के सभी आवश्यक तत्व पाए जाने आवश्यक है। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और कौन कौन से होते हैं वो, कौन सा क्या बोलते हैं उसको, अखरोट वगैरह में होते हैं ना वो। तो अन्यथा शारीरिक दुर्बलता और रोग, कौन से एसिड, फैटी एसिड ऐसे कुछ बोलते हैं, उसके विकास में बाधक बन सकते हैं। सही भोजन व्यक्ति को सभी अवस्थाओं में आवश्यक होता है, परंतु शैशवावस्था और बाल्यावस्था में अनिवार्यता होता है। यानी छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि उसका विकास हो रहा है। तभी आप देखते हैं ना, माताओं के अंदर जैसे घर में कोई वस्तु आई, ठीक है, 1, 2, 3, 4 मान लो कोई अच्छी चीज़ आई, मीठा आया, कुछ चॉकलेट आई, या मान लो कोई फ्रूट है, तो माता कहती है कि बच्चे को खिला दो, हमें नहीं चाहिए। वो एक स्वभाव ऐसा बन जाता है कि इसको ज़्यादा आवश्यकता है, इसको नीड है, इसका ग्रोथ होना, अपना तो हो गया, अब क्या है। तो इस प्रकार की एक भावना भी रहती है। तो इसलिए शिशु और बालक उसके लिए थोड़ा ज़्यादा जरूरी, क्योंकि वो उसका ग्रोथ हो रहा है अभी। तो भोजन, ठीक है। दूसरा है शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश। वायु तो आप आजकल जानते ही है, बाबा रामदेव जी किस तरह से वो ऐसे श्वास लेते हैं ना, तो शुद्ध वायु वो तो बहुत ज़रूरी है। अब इतना लेने की ज़रूरत नहीं, मगर फिर भी मान लीजिए कमरा बंद है, बंद कमरे में 5 आदमी बैठे हैं
और एक खिड़कियाँ खुली है, बाहर से अच्छी हवा आ रही है, तबीयत आपको अपने आप पता लग जाएगा कि बंद कमरा वो बढ़िया था या खिड़कियाँ खुली है, हवा आ रही है, सर्दियों में धूप आ रही है, ठीक है, गर्मियों में शीतल हवा आ रही है। तो ऐसा कोई मिले तो अपने आप ये तबीयत खुश होती है। तो शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश ये बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति के विकास की दृष्टि से शुद्ध वायु और सूर्य का विकास का बड़ा महत्व है। बहुत से लोग तो धूप स्नान और शुद्ध वायु से दूर हो जाते हैं। सुबह सुबह की ताज़ी हवा, दिन की ताज़ी हवा, विशेषकर बालक के प्रारंभिक वर्षों में स्वास्थ्य स्थिति, आकार और परिपक्वता आयु से बहुत अधिक प्रभावित होती है। धूप से जीवन शक्ति मिलती है। जीवन शक्ति का मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों के रोगाणु भी मरते हैं। धूप से विटामिन डी मिलती है। इसके अभाव में बालकों में सूखा या रिकेटस रोग हो जाता है। शरीर के अन्य रसायनों जैसे कैल्शियम, हड्डियां मजबूत होती है। त्वचा के रोगों में भी धूप फायदेमंद है। तो अब जैसे कोई अपने धूप लगने ही नहीं दे शरीर के कि काले हो जाएंगे, या मान लो शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, एसी में बैठे रहते हैं, धूप फिर उनके अगर थोड़ी सी धूप लग जाए तो उनको लू लग जाती है, तो शरीर कमज़ोर हो जाता है। आपने देखा ना, कोरोना के मामले थे, उसमें गांव के जो लोग हैं उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा निकली और शहरों में अत्यधिक सुविधाओं में रहने वाले लोग इस मुकाबले में कमज़ोर पड़ गए। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक तत्व है। पृथ्वी यानी धरती के पांव टच नहीं होता, वायु शुद्ध हवा नहीं मिलती, और ये आकाश, खुला आकाश वो देखते नहीं हैं, उसके नीचे कभी सोते ही नहीं हैं। तो इस तरह से जो है अग्नि आदि जो है वो शुद्ध उनको मिलता नहीं, तो वो कमज़ोर रह गए। शुद्ध देखने में भले ही हष्ट-पुष्ट जिम जा रहे हैं, मगर इम्यूनिटी कमज़ोर है ना। शुद्ध वायु शरीर के रक्त को शुद्ध करती है और स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। चर्म रोग, क्षय रोग में शुद्ध वायु बहुत ज़रूरी है। तो शुद्ध वायु और धूप ये भी अपने विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और आपने वो कोई मिल गए फिल्म में देखा होगा, वो धूप से ही चलता है, वो तो एलियन। संस्कृति, कल्चर भी जो है एक बाहरी कारण है, यानी वातावरण संबंधी कारण है। लोग क्या रीति रिवाज अपना रहे हैं, वो बालक के विकास में संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। किसी किसी कल्चर में नशे को जो है एक रिवाज के रूप में लेते हैं, तो बालक बचपन से ही उस नशे को करना सीख जाता है। प्रत्येक देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है। संस्कृति में विकास के अलग अलग अवसर होते हैं। रीति रिवाज, परंपराएं, ये तो संस्कृति है। जो समय देश काल होगा, संस्कृति भी सामाजिकरण द्वारा बालक के विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि जैसे जैसे बालक लोगों को देखता है, अपने कल्चर को देखता है, वैसा ही अपना लेता है। एक भारतीय बालक अपने देश में आध्यात्मिक संस्कृति में पलता बढ़ता है, जिसका प्रभाव उसके सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर स्पष्ट दिखाई देता है। भारत में आध्यात्मिकता ज़्यादा है। धन के प्रति, भौतिकता के प्रति, सुख सुविधाओं को यहाँ नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं, तो इसलिए भारत में आध्यात्मिकता का ज़्यादा विकास हुआ। यूरोप में, अमेरिका में भौतिकतावादी संस्कृति ज़्यादा है। बड़ी इमारतें, हर व्यक्ति के पास कार, हर घर में एसी, आरामदायक जीवन ज़्यादा है। यहाँ आराम को हराम मानते हैं, वहाँ आराम ही जीवन का लक्ष्य है। तो वहाँ उनकी सोच जो है वो इकोनॉमिक होगी, पूंजीवादी होगी। भारत में सोच समाजवादी हो सकती है, साम्यवादी हो सकती है, मिश्रित हो सकती है। उस देश की संस्कृति संस्कार के रूप में व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन मन में समाई रहती है। यानी अपने दिमाग में ही एक, हम जिस प्रकार की कहानियाँ सुनते हैं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, इस प्रकार के दोहे सुनते हैं, तो अपने दिमाग में शुरू से रहता है कि ज़्यादा धन का क्या करना है, ठीक है। और अमेरिका में इस प्रकार की कहावतें नहीं हैं। वहाँ शुरू से ही छोटे बच्चे पर ही थोप देते हैं कि किस तरह से जो है इकोनॉमिकली ग्रोथ करना है। आपने देखा ही होगा, ट्रंप ने लॉकडाउन को बहुत कम किया कि नहीं, हमें इकोनॉमी का नुकसान नहीं करना। लोगों ने कहा लोग मर रहे हैं कि मरने दो, इकोनॉमी बचनी चाहिए। यह है प्रसिद्ध मनोविश्लेषक युग महोदय, युग या युंग, जो जुंग है ना, वो कि व्यक्ति के विकास में जातीय संस्कृति का बड़ा हाथ है। जातीय संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। मार्गरेट मीड और बेनेडिक्ट जैसे मानवशास्त्रियों, अगर हम उदाहरण दें भारत में, तो भारत में वैश्य या बनिए समुदाय के जो है, उनमें एक बिजनेस के प्रति अलग सोच रहती है, और वो निश्चित रूप से उनको वातावरण वैसा ही मिलता है बालकों को, तो वो उस हिसाब से उसी लाइन में आगे जाएंगे। तो मानवशास्त्रियों ने अध्ययन द्वारा यह प्रतिपादित किया है कि बालक के विकास पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जो संस्कृति जितनी उन्नत होगी, ठीक है,
उससे संबंधित व्यक्ति उसी मात्रा में गुणों का अर्जन करेगा। जैसे आध्यात्मिकता केवल हमारी संस्कृति में ही पनप सकती है, पाश्चात्य संस्कृति में नहीं। और इस आध्यात्मिकता की आड़ में भारतीय जो लोग हैं वो आध्यात्मिक है, तो उसकी आड़ में क्या है, कई फर्जी साधु भी पनप आते हैं, फर्जी जो है ना बाबा लोग वो भी आ जाते हैं, तो वो तो उठा ही लेते हैं फ़ायदा। अब है परिवार। परिवार यानी जो आसपास के यानी जो लोग रहते हैं, माता पिता भाई बहन, तो परिवार हो गया। तो ये किस में आ गया, वातावरण में आ गया, यानी बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी वातावरण में है। परिवार के लोग कैसे हैं, पिताजी की आदतें कैसी है, माताजी जो है उनका पालन पोषण, उनका एजुकेशन का स्तर कैसा है, ठीक है, भाई बहनों का बीच का रिश्ता कैसा है, परिवार अगर संयुक्त है तो उनके रिश्ते कैसे हैं, लड़ाई झगड़े वाला परिवार है कि शांतिपूर्ण परिवार है, तो उन चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। तो परिवार की स्थिति, परिवार में उसका स्थान, उसको इज्जत मिल रही है या उसका अपमान हो रहा है बालक का, उनका भी प्रभाव पड़ता है। परिवार के स्तर के आधार पर बालक की सोच, परिवार में जैसी बातें होगी, हम एक दूसरे की चुगली करते रहेंगे, ईर्ष्या करते रहेंगे, बुराइयां करते रहेंगे पीछे से, वो फलाना ऐसा वो ऐसा वो ऐसे, तो फिर बालक की सोच में भी वही चीज़ घुसेगी बचपन से ही। इसलिए खास ख्याल रखना चाहिए इन बातों का कि बालकों तक वो बातें नहीं पहुँचें। परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर भी बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज में उस परिवार की क्या कद्र है, आर्थिक स्थिति उस परिवार की क्या है, वो भी फर्क पड़ेगा। तो आर्थिक स्थिति का भी फर्क पड़ता है। समाज व सामाजिक संबंध, तो समाज का भी फर्क पड़ता है, तो पड़ेगा ही निश्चित रूप से। समाज व सामाजिक संबंध, सोसाइटी एंड सोशल रिलेशन, बालक का विकास उसके परिवार, समाज और सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है। उसी के अनुसार बालक की संरचना उस देश की संस्कृति से प्रभावित होती है। और बालक का समाज, समाज का मतलब आसपास के लोग, कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे, ये वही लोग, ठीक है, जो आपसे बार बार पूछते रहते हैं नौकरी कब लगोगे, रिजल्ट कब आएगा, तो समाज, ठीक है। तो उसके सामाजिक संबंधों को निर्धारित करके उसके विकास को नई दिशा प्रदान करता है। बालक का व्यवहार उसके समाज, उसके परिवार के सदस्य, पड़ोसी, विद्यालय के दोस्त सदस्य, उनके क्रियाकलाप, ये तो सारा समाज उससे प्रभावित होता है और उसी के आधार पर बालक अपनी अनुक्रिया करता है। उसको जैसा माहौल मिलेगा, समाज मिलेगा, परिवार मिलेगा, वैसे ही उसके एम्बिशंस होंगे, उसके लक्ष्य होंगे, महत्वाकांक्षाएं होगी। इन सब का प्रभाव बालक के विकास के सभी पक्षों पर पड़ता है। अब है पालन पोषण, कि पालन पोषण का क्या फर्क पड़ता है बच्चे पर। जैसे किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा मान लीजिए लाडला हो, तो हो सकता है कि बच्चा बिगड़ जाए। और बच्चा अगर मान लीजिए बहुत जैसे माता पिता का एक संतुलित हो, तो बच्चा हो सकता है कि वो जो है एक अच्छा व्यवहार प्रकट करें। तो हेलो, कम ऑन। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अदिति और पढ़ाई के बीच में आ गई है ना। परंतु तुम्हें जो है ना वो याद करते हैं, कहीं हाय हेलो बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो तुम्हारे दोस्त हैं, तो हाय हेलो भी बोलते हैं। सभी को हेलो। ओके। तो मनोविज्ञान के अनुसार बालक की अनुक्रिया, यहाँ से पालन पोषण का बालक के विकास पर अधिक प्रभाव पड़ता है। पालन पोषण के तरीका जो है ना उसके व्यवहार की दिशा प्रदान करते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार बालक की अनुक्रिया व्यवहार से प्रभावित होती है और व्यवहार का अच्छा या बुरा होना लालन पालन से प्रभावित करता है। यानी बच्चों को हम संस्कार देते हैं, जिस प्रकार से हम उनको कहेंगे वो उन पर कुछ फर्क पड़ेगा। पालन पोषण में सुविधाओं की उपलब्धता और अनुपलब्धता भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। ज़्यादा सुविधाएं दे देंगे तो बालक हो सकता है कि आलसी हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, और बिल्कुल भी सुविधा नहीं है तो बालक हो सकता है कि फिर उसकी ग्रोथ नहीं हो, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से इसमें जो है कई चीज़ें मायने रखती है। यह बालक का अपने माता पिता के साथ पारस्परिक संबंध और स्तर को भी प्रभावित करती है। जीवन की घटनाएं और दुर्घटनाएं, इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स। घटना और दुर्घटना में फ़र्क है। दुर्घटना यानी जो कोई बुरी घटना, इंसिडेंट घटना कोई अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जीवन की अच्छी और ख़राब घटनाएं और दुर्घटनाएं, कोई एक्सीडेंट वगैरह, ठीक है, तो वो मानव जीवन के विकास को प्रभावित करती है।
जैसे आपने अरुणिमा सिन्हा का देखा। अरुणिमा सिन्हा एथलीट थी, मगर उनके जीवन में ट्रेन वाली दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, फिर जीवन की दिशा ही बदल गई। फिर उन्होंने अपने नए बुलंद इरादे से कुछ नया टारगेट लिया, अपने आप को चैलेंज किया और एवरेस्ट के साथ ही विश्व के 7 जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उनको फतेह किया। तो कई बार दुर्घटनाएं भी जीवन को नेगेटिव या पॉजिटिव बदल सकती है। कभी कभी एक घटना पूरे जीवन की दिशा ही बदल देती है। जैसे किसी दुर्घटना में तंत्र का नुकसान होने से उसका पूरा विकास, मान लीजिए रीढ़ की हड्डी टूट गई, कुछ और हो गया, उसका पूरा सामाजिक, शारीरिक, नैतिक विकास प्रभावित हो जाता है। कई बार व्यक्ति इस नेगेटिविटी को चैलेंज के रूप में लेकर वहाँ से पॉजिटिव भी निकाल लेते हैं, तो वो भी होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मानव के विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अभी हमने वातावरण के बारे में पढ़ा, परिवार का वातावरण, संस्कृति, उसकी आर्थिक स्थिति, लालन पालन, परिवार में स्थान, समाज, इन सब का बालक पर प्रभाव पड़ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक पूर्ण विकसित मानव इन दोनों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। ध्यान रखना ये चीज़ें खास। जैसे एक पौधे में उसके आधारभूत गुण उसके बीज में निहित रहते हैं। दोस्तों, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा। एक दो ने कमेंट किया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दो, तो आपको पता होगा अपना एक एप्लीकेशन है यस गुरु, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नहीं तो केवल आप इतना नाम टाइप करना है, आपको वहाँ पर रीट की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, जिसमें करीब 24 टेस्ट में आपको करीब 2500 प्रश्न मिलेंगे। वहाँ मनोविज्ञान के भी आपको कम से कम जो है, अगर 6-5 टेस्ट देखें तो 50 × 5 250, यानी करीब 500 प्रश्न आपको मनोविज्ञान के भी मिलेंगे। 400 से 500 सिस्टेमेटिक तरीके से पूरी टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें एक टाइम टेबल भी दिया गया। उसके अनुसार हर सोमवार गुरुवार को टेस्ट होता है। जो हो गए वो भी वहाँ मिल जाएंगे, जो होने हैं वो भी मिलते रहेंगे, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे एक पौधे में उसके आधारभूत गुण उसके बीज में निहित रहते हैं, ये बात मैंने उदाहरण शुरू में दे दिया था, और बीज ही पौधे के विकसित स्वरूप को निर्धारित करता है। परंतु यह पौधा तब तक सही रूप से विकसित नहीं हो सकता जब तक कि अनुपजाऊ भूमि है या जल या प्रकाश का अभाव है। तो समझ गए होंगे, एक बीज में एक बड़ा वृक्ष बनने की पूरी संभावना है, मगर उस बीज को सही ढंग से लगाया जाए, उसको पूरा वातावरण मिले, पूरी उसकी देखभाल हो, तब वो एक वृक्ष बनेगा, छायादार, फलदार। तो यही बालक के साथ है। उसकी विकास की दिशा को वंशानुक्रम निर्धारित तो करता है, मगर क्षमताओं का पूर्ण विकास उपयुक्त वातावरण के द्वारा ही संभव है। इसलिए आप अगर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो ऐसा वातावरण रखें, कमरा शांत हो, कमरे में ढंग की जो किताबें हैं जो केवल पढ़नी है वो हो, फालतू की चीज़ें नहीं हो, नक्शा वक्शा चिपका रखा हो, एक दो प्रेरक भी कुछ लगा रखे हो मोटिवेशनल, तो ऐसे लगे कि यार वास्तव में स्टडी रूम में आए हैं। वातावरण का फर्क पड़ेगा। अतः विकास बालक की अंतर्निहित क्षमताओं और वातावरणीय प्रभाव दोनों का अंतःक्रिया का ही जो है वो क्या है, परिणाम है। ठीक है, परिणाम है। लो, आज तो बात सही बैठ के ना एकदम जैसे जैसे। अब है प्रकृति एवं संवरण, यानी अब हम इसमें पढ़ेंगे मुख्यतः वंशानुक्रम के बारे में, जिसमें जो वैज्ञानिक तरीका है कि क्या क्या जो है जीन्स वगैरह कैसे होता है, वो सब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो 2 वीडियो के साथ ही ये जो पाठ है वो पूरा हो जाएगा, फिर एक पाठ और बचेगा इसमें। धन्यवाद।